नमस्कार दोस्तों, श्याम कला शेयरिंग में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों आज आपको बताएंगे विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अतः यह आपके लिए ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेसन से हमेशा क्वेश्चन आपके भले ही टेक्निकल कंपटीशन एग्जाम में ले लो या आपकी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए ले लो, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपके लिए है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना, जिससे अगले क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको भले ही आप ट्रेड थ्योरी ले लो या आप ईएस ले लो या आपकी वर्कशॉप साइंस, यानी सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट हल कराएंगे। साथ ही आपकी जो क्लासें भी लगाई जाती है तथा आईटीआई की पल की अपडेट भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। अतः स्टार्ट करते ज़्यादा वक्त खराब न करें और आपको लगभग 25 क्वेश्चन हल कराएंगे। तो दोस्तों आप ये 25 क्वेश्चन हल करना और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट बैठ रहे हैं, जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा और आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी एग्जाम में इस प्रैक्टिस सेट से। तो स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों। और पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है आपका सूर्य है, पवन है, भूतापीय ऊर्जा है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। तो दोस्तों आपका अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है आपका सूर्य भी होता है, पवन भी होता है और भूतापीय ऊर्जा भी दी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी आपके अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत में सूर्य, पवन, भूतापीय ऊर्जा सभी आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, जिस स्थान पर विद्युत का उत्पादन होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो बताओ दोस्तों, जिस स्थान पर विद्युत का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? तो बताओ, ए है पावर हाउस, बी है सब स्टेशन, सी है ग्रिड स्टेशन और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 5 सेकंड का समय है, जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों हमेशा जहाँ पर विद्युत उत्पादन होती है वह आपका पावर हाउस कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, जिस ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो बताओ, ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपका ऑप्शन है कंट्रोल गेट, रिसर्वियर, पेन स्टॉक या टेवाइल रेस। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों हमेशा डालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचने के लिए हमेशा हम पेन स्टॉक काम में लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। तो दोस्तों आपके लगभग 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, परमाणिक विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में कौन सा ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं? तो बताओ दोस्तों, ए है यूरेनियम, बी है सोडियम, सी है पोटेशियम और डी है जर्मेनियम। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों हमेशा परमाणविक विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में हम यूरेनियम नामक एक पदार्थ जो काम में लेते हैं दोस्तों, ये आपका है जो लगभग आपका ऐसा पदार्थ जो कोयले से बहुत अच्छा आता है। यानी ये आपका 1 किलोग्राम यूरेनियम लगभग आपके 10 क्विंटल कोयले के बराबर काम में आता है। इतना अच्छा है, इसी कारण हम हमेशा यूरेनियम काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका परमाणविक विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में ऊर्जा स्रोत से किस विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है? तो बताओ दोस्तों किस विधि द्वारा, यानी परमाणु विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में ऊर्जा स्रोत से किस विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो बताओ, ए है नाभिकीय विखंडन, बी है नियंत्रण नाभिकीय संलयन, सी है नाभिकीय संलयन और डी है नियंत्रण नाभिकीय विखंडन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों हमेशा परमाणु विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में ऊर्जा स्रोत का हम लेते हैं नियंत्रित नाभिकीय विखंडन विधि। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों हम, तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे शीतलक में न्यूट्रॉन अवशोषित
करने की क्षमता खालिस्तान होती है? तो बताओ दोस्तों न्यूट्रॉन अवशोषित करने की क्षमता क्या होती है? तो ए है अधिक, बी है कम, सी है अत्यधिक और डी है शून्य। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका हमेशा रहेगा अच्छे शीतक में न्यूट्रॉन अवशोषित करने की क्षमता कम होती है। क्या होती है? कम। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका हवा के किस ऊर्जा का रूपांतर पवन चक्की करता है? तो बताओ दोस्तों ए है स्थैतिक ऊर्जा, बी है विद्युत ऊर्जा, सी है गतिज ऊर्जा और डी है नाभिक ऊर्जा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा गतिज ऊर्जा, यानी हवा से हमेशा गतिज ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 8 नंबर क्वेश्चन, 400 केवी के विद्युत पावर को पावर प्लांट से ग्रिड स्टेशन तक लाना क्या कहलाता है? तो ए है प्राइमरी ट्रांसमिशन, बी है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सी है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और डी है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन, यानी विद्युत पावर प्लांट को पावर प्लांट से ग्रिड स्टेशन तक लाना हमेशा क्या कहलाता है? तो ये हमेशा प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 9 नंबर, विद्युत केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली लाइन को खालिस्तान कहते हैं। तो बताओ दोस्तों ए है मेन फीडर कहते हैं, ट्रांसमिशन फीडर, सर्विस लाइन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताओ क्या कहते हैं, यानी उपभोक्ता तक, हाँ, विद्युत केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली लाइन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये से बोलते हैं हम सर्विस लाइन। क्या बोलते हैं? सर्विस लाइन। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ गया सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से उपभोक्ता के लोड सेंटर तक संचरण कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है संचरण? तो दोस्तों इसका ए है प्राइमरी ट्रांसमिशन, बी है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सी है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और डी है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसे हम इसे कहते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। आपके 10 क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो चुके दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, दो आरसीसी के बीच की दूरी होती है, यानी दो आरसीसी के खंभों के बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों? तो दो आरसीसी खंभों के बीच की दूरी दोस्तों कितनी होती है दोस्तों? बताओ। ए है इसका 40 से 50 मीटर, बी है 50 से 80, सी है 60 से 100 और डी है 100 से 300। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 60 से 100 मीटर। तो दोस्तों इसमें हमेशा इसका करेक्ट आंसर आएगा 60 से 100 मीटर। दोस्तों वैसे इसकी लगभग 67 मीटर होती है, दो खंभों के बीच की दूरी लगभग आपकी 220 फीट। तो दोस्तों ऑप्शन में दे रखा है 60 से 100 मीटर, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एसी का सतह प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है? तो दोस्तों बताओ किन कारकों पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी करता है दोस्तों, चालक का व्यास करता है दोस्तों, चालक की आकृति करता है, तो उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। दोस्तों इस लेसन में से काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एसी के किस गुण के कारण ओजोन गैस पैदा होती है? यानी एसी के किस गुण के कारण ओजोन गैस पैदा होती है? दोस्तों ए है स्कैन इफेक्ट, दूसरा है प्रोमिक्सिक इफेक्ट, सी है कोरोना और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमेशा ओजोन गैस पैदा होती है किस गुण के कारण होती है? तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, योना कोरोना के कारण हमेशा स्किन प्रभाव आता है ओजोन में ना, ओजोन गैस पैदा होती है एसी के। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, ऑयल सर्किट ब्रेकर में आर्क को कौन समाप्त करता है? शुष्क हवा, शुष्क वायु, अचालक तेल, निर्वात या FS6? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी अचालक तेल। अचालक तेल ही हमेशा ऑयल सर्किट ब्रेकर में आर्क को समाप्त करता है। क्या करता है? आर्क को समाप्त करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में वायु का दाब कितना होता है? यानी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में वायु का दाब कितना होता है? तो दोस्तों बताओ क्या होगा? 10-20 के किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी है 30-40 किलोग्राम प्रति सेमी, और सी है 50-60 के किलोग्राम प्रति सेमी, और डी है 70 से 90 किलोग्राम प्रति सेमी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 50 से 60 किलोग्राम प्रति सेमी।
ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ELCB कम से कम कितनी लीकेज धारा को समझ सकता है यानी ग्रहण कर सकता है, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कम से कम कितनी धारा लीकेज को समझता है। तो 50 मिली एम्पियर, 70 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर या 500 मिली। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा 100 मिली एम्पियर क्षमता सहन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन रिवायरेबल फ्यूज है, इन दोबारा काम में ले सकते हैं। तो पहला है किटकेट, बी है HRC है हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी फ्यूज, सी है कार्टिज फ्यूज और डी है लिक्विड टाइप फ्यूज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या गया। तो दोस्तों हमेशा आपका किटकेट फ्यूज होता है वह हमेशा रिवाइबल कर चेंज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 18 नंबर क्वेश्चन, हाँ, थर्मल रिले विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो दोस्तों पहला है चुंबकीय प्रभाव, बी है उष्मीय प्रभाव, सी है विद्युतीय प्रभाव और डी है सतह प्रभाव। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों हमेशा आपकी थर्मल रिले वह उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है लिक्विड टाइप फ्यूज में कौन सा द्रव्य भरा होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार टेक्निकल एग्जाम भी पूछा गया है। ए है द्रवित CO2, बी है CCl4 और सी है H2SO4 और डी है CaOH। ठीक है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों हमेशा लिक्विड टाइप फ्यूज में हमेशा CC14 यानी ये काम में फ्यूज लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वात सर्किट ब्रेकर में हवा का दबाव पारे का खालिस्तान रखा जाता है, यानी हवा का दबाव कितना रखा जाता है सर्किट ब्रेकर में। ए है 10⁻², बी है 10⁻3, सी है 10⁻4 और डी है 10⁻5। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा 10⁻3 दाब रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्किट ब्रेकर किस विद्युत वितरण परिपथ को किस अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करता है। तो बताओ दोस्तों आपका सर्किट ब्रेकर वो किस अवस्था में। पहला है सामान्यतः असामान्य अवस्था में, बी है सामान्य में, सी है केवल 2 सारणी पर और डी है लोड रहित में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, यानी वह हमेशा सामान्य या असामान्य अवस्था में काम में आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 22 नंबर, किस उद्देश्य से सर्किट ब्रेकर में तेल भरा जाता है। तो ए है ब्रेकर का वजन बढ़ाना, बी है युक्ति का निम्न तापमान पर प्रचालन सुनिश्चित करना, सी है चारों ओर की वायु का आयनीकरण रोकना और डी है परिपथ को तोड़ते समय पैदा हुई चिंगारी को बुझाना और संयोजन को उठाना। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी परिपथ को तोड़ते समय पैदा हुई चिंगारी को बुझाना और संयोजकों को ठंडा करना। तो करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 23 नंबर क्वेश्चन, और है निम्नलिखित कौन सी 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था सर्किट ब्रेकर में होती है। तो बताओ दोस्तों कौन सी 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था होती है। तो दोस्तों इसमें 2 प्रकार कौन कौन सी होती है। इसमें 2 होती है, कौन कौन सी, श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। क्या आएगा दोस्तों, बी। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की युक्ति सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की जाती है। तो बताओ दोस्तों क्या आएगा इसमें, चुंबकीय ऊष्मीय ऊर्जा में, बी है प्रकाशीय, सी है ऊष्मीय और डी है रासायनिक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा चुंबकीय ऊष्मीय प्रकार के प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग आपके 24 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। इस क्लास में आपको 25 क्वेश्चन ही बताएंगे। तो अब आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान के अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं है। निर्वात सर्किट ब्रेकर, बी है वायु दबाव चालित सर्किट ब्रेकर, सी है मिनी सर्किट ब्रेकर और डी है तेल युक्त सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर है जिसके अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों वो आता है आपका मिनी सर्किट ब्रेकर। क्या आता है, MCB यानी मिनीचर सर्किट ब्रेकर, जो क्या होता है इसके अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों आपके इस क्लास में 25 क्वेश्चन अटेंड हो चुके हैं। अगले क्लास में फिर एक नई क्लास लेके आएंगे। तो दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।